नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 22वां पाठ पढ़ेंगे और 22वें पाठ में क्या है, एक तो सभा एवं मंच संचालन और उद्घोषणा किस तरीके से है वो हम सभा या सभा में मंच संचालन कर सकते हैं, उद्घोषणा कर सकते हैं, उसको है वो कैसे हम सीखें, तो इसके बारे में है वो प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है वो देखिएगा कि कैसे हम मंच संचालन, सभा का मंच संचालन है वो करते हैं, कौन कौन सी चीजों का उसमें ध्यान रखना होता है। तो प्यारे बच्चों, आपके अंदर जो झिझक होगी मंच संचालन की, जो बोलने की, सभा में लोगों के बीच में भीड़ में बोलने की जो झिझक है अंदर, वो है वो कैसे खत्म की जाए, तो इसके बारे में है वो आज हम बात करेंगे। हम शब्दों और वाक्यों का चयन और प्रयोग अवसर एवं संदर्भ के अनुसार करते हैं। हम जब भी कोई बात कहते हैं यानी शब्दों का जो चयन करते हैं, वाक्यों का चयन करते हैं, उनका कैसे प्रयोग किया जाए, कहाँ प्रयोग किया जाए, किस संदर्भ में किया जाए, इसके बारे में है वो हम बात करते हैं। उदाहरण के लिए, हम किसी विशिष्ट व्यक्ति के साथ बात करते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी भाषा में आदर सूचक शब्दों का प्रयोग हो। कोई विशिष्ट व्यक्ति है तो उससे बात करते हुए हम क्या सोचते हैं कि उससे बात करते समय उसमें आदर सूचक शब्दों का प्रयोग है वो हो। विनम्रता सूचक, हमारी बात दूसरों तक समुचित ढंग से पहुंच जाए। आपने यह भी देखा होगा कि हम एक ही बात को विविध रूपों में अभिव्यक्त करते हैं। अभिव्यक्ति की यह विविधता संदर्भ और प्रसंग पर निर्भर होती है। औपचारिक और अनौपचारिक स्थितियों में भाषा अपना रूप बदल लेती है। यानी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में भाषा है वो अपना रूप है वो बदल लेती है। कैसे बदलती है देखो, भाषा में ये बदलाव जरूरी भी है। भाषा में ये बदलाव है वो जरूरी भी है ताकि प्रभावी रूप से अभिव्यक्ति हो सके। जैसे जब हम अपने पिता या दोस्त से पूछते हैं कि क्या वे क्रिकेट का मैच देखने स्टेडियम जाएंगे, तो हम कुछ इस तरह से कहते हैं, क्या आप क्रिकेट मैच देखने चलेंगे? अगर आप भी क्रिकेट मैच देखने चलेंगे तो मैं आपके लिए भी टिकट खरीद लेता हूं। क्या कहते हो, आज क्रिकेट मैच देखने चले? क्यों न आज मैच देखने चला जाए? अब बताइए कि कौन सी बात किससे कही गई होगी। पहली बात पिताजी से कही गई है और दूसरी बात दोस्त से। आपका उत्तर भी संभवतः यही होगा। भाषा में शब्दों के चयन और वाक्य की बनावट से ही आपने यह जान लिया होगा। इसका मतलब यह है कि विविध संदर्भों में अलग अलग तरह से हम भाषा का प्रयोग करते हैं। इस पाठ में भाषा प्रयोग के विविध संदर्भों की चर्चा की गई है, इनमें प्रस्तुत है। तो किस तरीके से है वो व्यक्ति विशेष या फिर संदर्भ के आधार पे, प्रयोग के आधार पे है वो हम भाषा का प्रयोग है वो करते हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि अवसर, स्थिति, व्यक्ति कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, उद्देश्य, किस उद्देश्य से बात कर रहे हैं, और समय, इन सारी चीजों का है वो ध्यान रखा जाता है। इनके अतिरिक्त भी ऐसे अनेक बिंदु होते हैं जिनके अनुसार हम अपनी बात कहने के ढंग को बदल देते हैं। कि बात कहने का जो ढंग है वो हम बदल देते हैं। इसके अलावा भी कुछ बिंदु है वो होते हैं उसके हिसाब से। मंच संचालन के भिन्न रूप और विशेषताएं, मंच संचालन जो है उसके अलग अलग रूप हो सकते हैं, उसकी कुछ विशेषताएं हो सकती है जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ कवि सम्मेलन के मंच संचालन की दो स्थितियों का उल्लेख किया जा रहा है, उन्हें ध्यान से पढ़िए। दो स्थितियां हैं जिसकी हम बात करेंगे, किसकी? कवि सम्मेलन की। एक स्थिति क्या है? पहली, कवि सम्मेलन सभागार की स्थिति है। एक बड़ा सभागार, सैकड़ों दर्शकों और श्रोताओं से खचाखच भरा हुआ। दर्शकों की बहुत अधिक संख्या, श्रोताओं को देखकर रवि का दिल डूबने लगा। वह सोचने लगा कि कैसे कवि सम्मेलन के मंच संचालन का कार्य संभाल पाएगा। आज उसे अपने जीवन की यह सबसे बड़ी परीक्षा लग रही थी। और हो भी न क्यों, यह पहला मौका था जब उसे मंच संचालन का कार्य सौंपा गया था। यानी यह पहला ही मौका था जब रवि को मंच संचालन का कार्य सौंपा गया था, तो अंदर से है वो उसको एक अजीब सी फीलिंग है वो हो रही थी। जैसे तैसे वह मंच पर पहुंचा तो दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया।
रवि का हौसला बढ़ने लगा। रवि ने बोलना शुरू किया, लेकिन दर्शकों की आपसी बातचीत का शोर कम नहीं हो रहा था। इस शोर में ही रवि ने बोलना शुरू कर दिया। ये जो शोर हो रहा था, उसी शोर में रवि ने है वो बोलना शुरू कर दिया। रवि अपनी बात कहता रहा जो वह रट कर आया था। मित्रों, आज हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ कवि सम्मेलन के लिए एकत्र हुए हैं। यह 71वां गणतंत्र दिवस है और हम सभी को इस पर्व को अत्यंत उत्साह और उमंग के साथ मनाना चाहिए। आप सभी का स्वागत है। मैं सभी कवियों को मंच पर आमंत्रित करता हूं। सभागार में अब भी बहुत शोर था, लेकिन रवि ने अपनी बात जारी रखी। स्थिति दूसरी दूसरी स्थिति को समझते हैं। दूसरी स्थिति में क्या है? रोहित का मंच संचालन। इसमें है वो रोहित है वो मंच संचालन कर रहा है। रोहित ने दर्शकों की मन स्थिति और वहां की परिस्थिति को समझते हुए तुरंत मंच संचालन से जुड़ी अपनी प्रतिभा का उपयोग किया। उसने वह सब नहीं कहा जो वह संचालन की शुरुआत के लिए तैयार करके आया था। वह मंच पर गया और माइक हाथ में लेकर खड़ा हो गया। वह कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसको चुप देखकर दर्शकों को यह एहसास हो गया कि कहीं कुछ गड़बड़ है। धीरे धीरे शोर धीमा होने लगा और जैसे ही सभागार में कुछ शांति हुई, रोहित ने बोलना शुरू किया। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट में आपके उत्साह और हर्ष की गूंज को मैं सुन सकता हूं। आपके मन से निकली आवाज मेरे मन तक स्वतः ही पहुंच गई है। ऐसा क्यों न हो? मन का रिश्ता होता ही ऐसा है। सभागार पूरी तरह से शांत हो चुका था। रोहित की बात सभी ध्यान से सुनने लगे। रोहित ने आत्मविश्वास के साथ अपनी बात जारी रखी और इसी मन का एक सिरा आपके हमारे अपने देश के साथ भी जुड़ा हुआ है। इस 71वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपकी उपस्थिति ही आपके भावों की स्वतः अभिव्यक्ति है। तो स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। फिर से तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सभागार गूंज उठा। इस बार रोहित बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। आपने मंच संचालन की दो स्थितियों के बारे में पढ़ा। आपको किसका मंच संचालन पसंद आया और क्यों? आपको अपनी पसंद के जो भी कारण समझ में आए, वही मंच संचालन की खूबियां है और यही मंच संचालन का सबसे मजबूत पक्ष है। रवि और रोहित के मंच संचालन में आपको मुख्य अंतर क्या नजर आता है? यानी रवि और रोहित ने जो मंच संचालन किया, उन दोनों में क्या मुख्य रूप से आपको अंतर है वो नजर आता है? तो देखिए, अगर रवि या रोहित के स्थान पर आपको मंच संचालन का दायित्व दिया जाता तो आपकी स्थिति कैसी होती और मंच संचालन के दायित्व को ठीक से निभाने के लिए आप क्या करते? वास्तव में ये ऐसे सवाल है जो आपको अपने भाषा व्यवहार अथवा भाषा प्रयोग की कुशलता के प्रति सजग करते हैं और भाषाई दक्षता लाते हैं। वस्तुतः रोहित के मंच संचालन की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर सामने आई। दर्शकों की मन स्थिति को समझना। सबसे पहले रोहित ने क्या किया? दर्शकों की मन स्थिति को समझा। दूसरा, दर्शकों को अपनी ओर आकृष्ट करना। दर्शकों की प्रतिक्रिया के अनुसार मंच संचालन के संबंध में तुरंत उचित निर्णय लेना। तीसरा, संदर्भ। दर्शक स्थिति या माहौल के अनुसार अपनी पूर्व तैयारी या योजना में परिवर्तन करते हुए अपने कथ्य और अभिव्यक्ति यानी भाषा प्रयोग में समुचित परिवर्तन करना। और पांचवा है भावपूर्ण मौखिक अभिव्यक्ति के लिए उचित अनुतान बलाघात का प्रयोग करना। दर्शकों की पृष्ठभूमि, भाषा स्तर आदि को उनकी संपूर्णता में समझने की कोशिश करना। दर्शकों के साथ दृष्टि संपर्क बनाए रखना। दर्शकों के साथ में दृष्टि संपर्क है वो बनाए रखना। एक प्रभावी मंच संचालक होना कई तरह की कुशलताओं की मांग करता है। आप कई कार्यक्रमों में शामिल हुए होंगे और मंच संचालन को सराहा होगा। सभा या मंच संचालन क्या? वास्तव में सभा या मंच संचालन के अनेक प्रकार होते हैं।
सभा या मंच संचालन जो है उनके अनेक प्रकार है, जिसमें पहला प्रकार कौन सा है? सभागार में दर्शकों के सामने कार्यक्रम का आयोजन, जैसे विद्यालय या कॉलेज का वार्षिकोत्सव, साहित्यिक गोष्ठी, सम्मेलन या सेमिनार। कार्यशाला, नाटक का मंचन, गायन, वादन या नृत्य प्रतियोगिता या प्रस्तुति, किसी विशिष्ट व्यक्ति अथवा अतिथि का संभाषण या वक्तव्य, विदाई समारोह है, शोक सभा, किसी विषय पर चर्चा आदि। दूसरा प्रकार, रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, जिसमें मुख्य रूप से वार्ता आदि का प्रावधान होता है। उदाहरण के लिए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम, रेडियो पर किसी का साक्षात्कार लेना, किसी विषय पर विषय विशेषज्ञ के साथ चर्चा करना। सजीव प्रसारण भी हो सकता है, यानी सजीव प्रसारण भी हो सकता है और रिकॉर्डिंग किया हुआ भी। कोई कहानी सुनाना या उपन्यास को धारावाहिक की तरह सुनाना, रेडियो नाटक में सूत्रधार की भूमिका निभाना, किसी विषय अथवा सूचना परक कार्यक्रम का प्रसारण करना। कोई सूचना देना है तो सूचना परक कार्यक्रम हो तो उसकी है वो क्या करना, उसका प्रसारण करना। इस तरह के कार्यक्रम में श्रोता प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं होते, इसलिए कहीं यानी कही जाने वाली बात और कहने का तरीका बदल जाता है। बोलने की शैली और गति पर विशेष नियंत्रण होता है। इसमें बोलने की अवधि निश्चित और सीमित होती है। बोलने की जो अवधि होती है वो निश्चित और सीमित होती है। लंबी अवधि का प्रसारण उबाऊ हो सकता है। अगर दो व्यक्ति आपस में चर्चा कर रहे हैं तो बोलने की भूमिका को जल्दी जल्दी बदलना अपेक्षाकृत बेहतर होता है। तीसरा प्रकार दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, जिसमें दो तरह के दर्शक होते हैं। पहले, जो स्टूडियो या उस जगह मौजूद होते हैं जहां कार्यक्रम का आयोजन और छायांकन होता है। उदाहरण के लिए स्टूडियो अथवा किसी अन्य स्थल साइट पर कार्यक्रम में शामिल दर्शक दूसरे वे दर्शक जो टीवी पर प्रसारित होने वाले उस कार्यक्रम को देखते हैं। ऐसी स्थिति में मंच संचालन की दोहरी भूमिका होती है। ऐसी स्थिति में जो मंच संचालन की जो भूमिका है वो दोहरी हो जाती है। होली के अवसर पर आयोजित होने वाले कवि सम्मेलन में इस तरह दो प्रकार के दर्शक होते हैं। मंच संचालन को दो प्रकार के दर्शकों के लिए भी विषय वस्तु और अभिव्यक्ति से जुड़ी तैयारी करनी होती है और वे बार बार अपने संचालन में इस बात का उल्लेख करते हैं। वे दर्शक जो हमारे साथ अपने टीवी सेट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम उन दर्शकों को भी ये बताना चाहेंगे कि आप भी अपने सवाल, अपनी प्रतिक्रियाएं टीवी स्क्रीन पर दिए गए पते पर भेज सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम आपको याद ही होगा, यानी कौन बनेगा करोड़पति वो कार्यक्रम तो आपने देखा ही होगा, जिसमें दो तरह के दर्शक होते हैं जिनके साथ कार्यक्रम या मंच संचालन श्री अमिताभ बच्चन निरंतर संपर्क बनाए रखते हैं। एक वे दर्शक जो हॉट सीट पर उनके सामने और स्टूडियो में होते हैं और दूसरे वे जो अपने अपने टीवी सेट पर वह कार्यक्रम देख रहे होते हैं। दोनों तरह के दर्शकों को बांधने का कार्य श्री बच्चन बहुत कुशलता से करते हैं। सभा या मंच संचालन के समय ध्यान रखने योग्य बातें, यानी सभा का या मंच संचालन के समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है, इस पे है वो हम बात करते हैं। देखिए, किसी सभा अथवा मंच का संचालन करते समय अनेक चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि दर्शकों अथवा श्रोताओं को कैसे बांधे रखना, यानी सबसे बड़ी चुनौती तो यह है कि दर्शकों या श्रोताओं को कैसे बांधे रखना है, तो वो है वो सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरा, ये उस व्यक्ति के लिए कठिन कार्य नहीं है जो मंच संचालन की बारीकियों को समझता है और उचित समय पर उचित तरीके से उसका प्रयोग करता है। ऐसे ही कुछ बारीकियों अथवा ध्यान रखी जाने वाली बातों को यहाँ शामिल किया जा रहा है। सबसे पहले देखिएगा विषय की जानकारी। सभा
या मंच संचालन के लिए जो बात सबसे जरूरी है वह यह है कि सभा या कार्यक्रम जिस विषय पर आधारित है उस विषय का हमें संपूर्ण ज्ञान हो, जिससे हम उस विषय के बारे में सही और प्रामाणिक जानकारी दे सकें, नवीनतम जानकारी दे सकें, विषय को रुचि और गंभीरता के साथ प्रस्तुत कर सकें और आज के संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता निर्धारित कर सकें। आप जरा सोचिए, अगर कोई हमसे क्रिकेट की कमेंट्री करने के लिए कहे और हम क्रिकेट के बारे में जानते ही न हो, तो क्या हम उसके साथ न्याय कर सकेंगे? क्या अपनी वार्ता से श्रोताओं अथवा दर्शकों को बांध सकेंगे? क्या हम वास्तव में बता पाएंगे कि क्रिकेट के मैदान पर क्या हो रहा है? नहीं, क्रिकेट में जो शब्दावली प्रयोग में लाई जाती है, अगर हम क्रिकेट की कमेंट्री करें तो कमेंट्री करने के लिए हमें क्रिकेट के बारे में है वो नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम वो जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे और दर्शकों को बांध पाएंगे या श्रोताओं को वहां पे बांध करके रख सकते हैं। उसकी जानकारी के बिना हम केवल एक आम व्यक्ति की तरह ही बात कर सकेंगे, जो रोचक और प्रभावशाली नहीं होगी। अब आप उस स्थिति के बारे में सोचिए कि आप हिंदी साहित्य के ज्ञाता है। आप उस स्थिति के बारे में सोचिए कि आप एक हिंदी साहित्य के क्या है, ज्ञाता है। हिंदी साहित्य में आपकी रुचि है और एक साहित्यिक कार्यक्रम के लिए आपको मंच संचालन का कार्य करना है। क्या आप ये आमंत्रण स्वीकार करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यह आपकी रुचि का विषय है और आप इस विषय के जानकार हैं। आप इस विषय के जानकार हैं, इसलिए आप है वो एक रुचि के साथ में उसमें है वो शामिल होंगे। किसी आकस्मिक स्थिति में भी आप कार्यक्रम को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। विषय की जानकारी होने पर आप अपनी प्रस्तुति को प्रभावी बना सकते हैं। मान लें कि विद्यालय में संगीत का कार्यक्रम होना है और सभा या मंच संचालन का दायित्व किसी को सौंपना है, तो आप किसका चयन करेंगे और क्यों? यकीनन आप ऐसे व्यक्ति का चयन करेंगे जिसकी संगीत में रुचि और जानकारी हो। यानी आप ऐसे ही व्यक्ति को मंच संचालन का कार्यक्रम यानी कार्य है वो देंगे जिसकी संगीत में रुचि हो और जिसकी है वो इसके बारे में पहले से है वो संगीत के बारे में वो जानता हो, क्योंकि वह संगीत प्रस्तुति के समय सही राग, ताल आदि का भी उल्लेख कर सके, संगीत के बारे में आत्मविश्वास के साथ एक एक करके संगीतकारों को मंच पर आमंत्रित कर सके, गीत अथवा भजन की प्रस्तुति से पहले उसके बारे में परिचय दे सकें और प्रस्तुति के बाद भी उसके बारे में प्रतिक्रियात्मक विश्लेषण कर सके। दूसरा, भाषा पर अधिकार। दूसरी बात आपको क्या विशेष ध्यान रखने की, भाषा पे क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। आप ये जानते हैं, सबसे पहले विषय की जानकारी होनी चाहिए, दूसरा है वो भाषा पे है वो क्या होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए। आप ये जानते हैं कि हर विषय की अपनी शब्दावली और भाषा संरचना होती है। हम संगीत कार्यक्रम के मंच संचालन के समय जैसी शब्दावली का प्रयोग करेंगे वैसी खेलकूद प्रतियोगिता के कार्यक्रम में नहीं कर सकेंगे। अतः यह जरूरी है कि हम विषय विशेष की भाषा पर अधिकार रखते हैं। भाषा पर अधिकार का मतलब यह है कि हम विषय के अनुसार शब्दों का उचित चयन कर सकें, हमारी वाक्य संरचना भी विषय के अनुरूप हो और हम सभागार के माहौल या दर्शकों अथवा श्रोताओं की मन स्थिति और परिस्थितियों के अनुसार अपनी बात को कहने के तरीके को बदल सकें। इसका अर्थ यह है कि एक ही बात को कई तरह से कहा जा सकता है और अर्थ वही रहे जो हम कहना चाहते हैं। उदाहरण स्वरूप देखिए, मूल विषय क्या है, आइए अब हम सुनते हैं एक और गीत जिसके बोल हैं, कदम कदम बढ़ाए जा कुसी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तू कौम पर लुटाए जा। अभिव्यक्ति, बात कहने का तरीका देखिए, पहला बात करने का तरीका है, लीजिए अब पेश है एक और गीत जो हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि अपनी जिंदगी को कैसे जीना है। तो सुनते हैं अभिव्यक्ति, बात कहने का तरीका तू। अब दूसरा बात करने का तरीका, एक तो पहली किस तरीके, दूसरा
अगर कोई आपसे पूछे कि एक बेहतर जिंदगी के क्या मायने हैं, तो आप क्या कहेंगे? शायद यही जो देश के काम आ सके। कुछ ऐसे ही भाव लिए हैं हमारी अगली प्रस्तुति के लिए। आ रही है सुरों की साधिका वनिता जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। अभिव्यक्ति, बात करने का तरीका तीसरा। अब मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं उन्हें जिनका नाम ही उनकी पहचान है। जी हां, अपनी सुरीली आवाज से आप सभी को देशभक्ति के रंगों से सराबोर कर देने वाली है वनिता जी। आपको कौन सी अभिव्यक्ति पसंद आई और क्यों? संभवतः पहली अभिव्यक्ति के मुकाबले आपको दूसरी अथवा तीसरी अभिव्यक्ति पसंद आई हो। पहली अभिव्यक्ति में सपाट तरीके से बात कही गई, पहली जो है उसमें सपाट तरीके से सीधी बात कही गई थी, इसलिए हो सकता है प्यारे बच्चों कि ये है वो तरीका पसंद न हो। लेकिन दूसरे में और तीसरे में बेहतर तरीके से प्रस्तुति है वो प्रस्तुत किया गया है। दूसरी और तीसरी अभिव्यक्ति में बात को प्रभावी एवं आकर्षक तरीके से कहने की कोशिश की गई है। यानी जो दूसरी और तीसरी जो अभिव्यक्ति का जो तरीका है उसमें प्रभावी और आकर्षक तरीके से है वो कहने की कोशिश की गई है। भाव प्रवणता 3 नंबर है वो हम ध्यान रखेंगे कि भाव प्रवणता, हम जिस विषय से जुड़े कार्यक्रम का सभा या मंच संचालन कर रहे हैं उससे जुड़े भावों की पहचान भी जरूरी है। उदाहरण के लिए हम किसी भाषण प्रतियोगिता कार्यक्रम का मंच संचालन कर रहे हैं जिसका विषय बहुत संवेदनशील है, तो हमें अपनी विषय वस्तु में और बात को कहने के अंदाज में वही संवेदनशीलता प्रकट करनी होगी। तभी हम दर्शकों श्रोताओं को अपने से जोड़ पाएंगे। विषय सीमा पर डटे हुए जवानों के शौर्य का है तो हमारी आवाज में ओज या वीरता का भाव झलकना चाहिए। इस अवसर पर हमारी वाणी में यदि नरमी है तो वह दर्शकों को जोड़ नहीं पाएगी, लेकिन वहीं अगर विषय बच्चों के बचपन से जुड़ा है तो हमारे कहने के तरीके में बच्चों सी कोमलता, वाणी में मधुरता होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि विषय के भाव के अनुसार कहने के तरीके में बदलाव लाना जरूरी है। अब सवाल यह है कि ये भाव कैसे लाए जाएं? हमारे बोलने में आरोह अवरोह यानी उतार चढ़ाव, अनुतान, बलाघात, तान यानी पिच से भाव अभिव्यक्त होते हैं। भाव प्रवणता का अर्थ यही है कि कोमल भाव की कविता को मधुर भाषा में और वीर रस की कविता को पढ़ते समय वाणी में ओज या वीरता का भाव हो। अनुपयुक्त अनुतान का प्रयोग सभा या मंच संचालन का मजा किरकिरा कर सकता है। भाव भंगिमा, आपकी भाव भंगिमा जो है वो कैसी होनी चाहिए? तो इसकी अगर हम बात करें तो सभा या मंच संचालन के समय इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि हमारी भाव भंगिमाएं संयत हो और विषय अथवा भाव को दर्शकों या श्रोताओं तक प्रेरित करने में मदद कर सकें। यानी आपकी जो भाव भंगिमाएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? संयत होनी चाहिए। दर्शकों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए जरूरत से अधिक और बनावटी भाव भंगिमाएं हमारे मंच संचालन के साथ साथ पूरे कार्यक्रम के आनंद को खराब कर सकती है। एकदम सावधान मुद्रा में किया गया मंच संचालन अपना प्रभाव खो देता है। अगर आप एकदम सावधान होकर के मंच संचालन कर रहे हैं तो भी है उसका मजा है वो मंच संचालन का क्या हो जाएगा? किरकिरा हो जाता है, यानी वो प्रभाव खो देता है। अतः हमारी मुद्राएं, चेहरे के हाव भाव संयत हो। साथ ही हम जब भी मंच संचालन पर खड़े हो, मंच पर खड़े हो तो खड़े होने का तरीका उचित हो। पैरों के बीच बहुत अधिक जगह न हो और न ही हम पोडियम यानी एक तरह का स्टैंड जिसके पास खड़े होकर बोलते हैं। यानी ऐसे नहीं हो कि बस पोडियम के साथ में खड़े हैं और वहीं पे है वो बोले जा रहे हैं, तो आपके है वो, और पैरों के बीच में ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल सावधान होकर के भी नहीं खड़ा होना होता है। तो ये है वो आपकी जो भाव भंगिमाएं है वो ध्यान में रखनी होती है। पर न तो टेढ़े होकर खड़े हो
न ही उस पर झुककर। अगर पोडियम के पास में खड़े हैं तो न तो उस पोडियम के ऊपर ऐसे टेढ़े होकर के खड़े हो, न ही उसके ऊपर झुककर खड़े हो। खड़े होकर के बोले तो झुककर बोले। उसे जोश में जोर जोर से बजाना भी ठीक नहीं है, और जोश जोश में अगर उस पोडियम को जोर जोर से बजा रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। सहज रूप से की गई अभिव्यक्ति अपने आप ही भावपूर्ण होती है। सहज रूप से की गई अभिव्यक्ति है वो अपने आप में क्या होती है, भावपूर्ण होती है। पांचवा ध्यान रखना है आपको, स्पष्टता तथा प्रवाह पूर्णता। विषय के अनुसार हमारे बोलने की गति और विराम में भी विविधता होगी। आमतौर पर गंभीर विषयों के सभा या मंच संचालन के समय हमारे बोलने की गति अपने आप ही अपेक्षाकृत थोड़ी धीमी हो जाएगी, लेकिन जब वही कार्यक्रम युवाओं के लिए है तो बोलने में गति थोड़ी तेज हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हमेशा जल्दी जल्दी ही बोलें या धीमे धीमे, हमारे बोलने में स्पष्टता होनी चाहिए। यानी जरूरी नहीं है कि हम धीरे धीरे बोलें या जल्दी जल्दी बोलें, लेकिन बोलने में क्या होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। हम जो कुछ कहें उसे सभी दर्शक श्रोता ठीक से सुन पाएं, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। उच्चारण की शुद्धता भी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उदाहरण के लिए एक सभा या मंच संचालक यह कहना चाहते थे, हमारे अगले वक्ता है, लेकिन उच्चारण की त्रुटि से सब पर पानी फेर दिया। यानी उच्चारण की त्रुटि के कारण क्या फेर दिया, सब पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा हमारे अगले वक्ता है, उच्चारण की लापरवाही से वक्ता होने में देर नहीं लगी। अतः जरूरी है कि हमारा बोलना स्पष्ट हो, जिसके लिए गति का सहज होना जरूरी है। यानी गति का सहज होना जरूरी है। बहुत जल्दी जल्दी बोलना अस्पष्टता को पैदा करता ही है। कई बार हकलाने की स्थिति भी आ जाती है। अगर आप जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करते हैं तो एक तो अस्पष्टता तो आएगी ही आएगी, और हकलाने की भी एक कई बार है वो, जैसे आप अटक से जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो, इसलिए भाषा आपकी जो बोलने का जो प्रवाह है वो एक संयत होना चाहिए। अतः जब भी बोलें तो उसमें अपेक्षित प्रवाह हो, स्पष्टता और उच्चारण की शुद्धता हो। अन्य जरूरी बातें, इसके साथ में कुछ और भी जरूरी बातें हैं जो भी आपको है वो मंच संचालन के लिए ध्यान में रखनी होती है। वो क्या है, मंच संचालन से पहले ही माइक पर अपनी आवाज को जांच लीजिए कि क्या आवाज को बढ़ाने घटाने की जरूरत है, माइक को कितना दूर या पास रखना है आदि। दर्शकों या श्रोताओं से निवेदन कर लें कि वे अपने अपने मोबाइल फोन को या तो साइलेंट मोड पर रख लें या बंद कर दें, जिससे कार्यक्रम में किसी तरह का व्यवधान पैदा न हो। विषय, भाव और प्रस्तुतियों के अनुसार संचालन करते समय कविता की पंक्तियों का प्रयोग अपना विशेष प्रभाव तो छोड़ता ही है, साथ ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करता है। इतना ही नहीं, हम कम शब्दों में अपनी पूरी बात कह सकते हैं, वह भी प्रभावी ढंग से। लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कविता की पंक्तियां जरूरत के अनुरूप हों और विषय से जुड़ी हुई हों। यानी जो कविता की जो पंक्तियां आप बोल रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, यानी जरूरत के अनुसार होनी चाहिए, जरूरत के अनुरूप होनी चाहिए और विषय के अनुकूल होनी चाहिए। ये पंक्तियां किसी प्रस्तुति के भाव से भी जुड़ी हुई हो सकती है। इस बात का भी ध्यान रखें कि दर्शकों को हंसाने या उनका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए कभी भी भद्दी अथवा हल्की भाषा, अपशब्दों या आपत्तिजनक मजाक न करें। बेवजह हास्य पैदा करने के लिए न ही किसी का मजाक उड़ाएं और न ही द्विअर्थी भाषा का प्रयोग करें। न ही तो कभी उनका जो दूसरे हैं यानी कोई भी उसका मजाक भी नहीं उड़ाएं, और न ही द्विअर्थी यानी दो अर्थ देने वाली भाषा का प्रयोग भी बिल्कुल नहीं करना है। सभागार में केवल एक और ही देखकर न बोलें, और सभागार में अगर हैं तो केवल एक और ही देख करके ना बोलें, चारों तरफ दर्शकों को है वो को ध्यान में रखते हुए है वो बोलना चाहिए। तो बल्कि पूरे सभागार में उपस्थित दर्शकों को देखते हुए अपनी बात कहें।
मंच संचालन के लिए अच्छी तरह से तैयारी करके आए और इसके लिए शीशे के सामने खड़े होकर भी आप बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। किसी भी तरह के पांडित्य प्रदर्शन या उपदेश देने का प्रयास न करें कि पांडित्य प्रदर्शन करें या कोई उपदेश दे तो उपदेश देने का बिल्कुल भी प्रयास न करें, क्योंकि एक मंच संचालक की भूमिका कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से संपन्न करना होता है। वास्तव में सभा या मंच संचालन का व्यक्तित्व, उसकी भाषा, उसके कहने का अंदाज आदि कार्यक्रम की सफलता को तय करते हैं। उद्घोषणा, अब इसके बाद में देखो सभा एवं मंच संचालन के बाद में ये उद्घोषणा क्या है, तो उद्घोषणा के बारे में है वो जानकारी लेते हैं। देखो अभी आपने सभा या मंच संचालन से संबंधित विभिन्न पक्षों के बारे में पढ़ा। आइए अब इसी से संबंधित एक अन्य विषय के बारे में पढ़ते हैं और वह विषय है उद्घोषणा। किसी कार्यक्रम को प्रारंभ करने के वक्त कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दी जाती है, उन्हें उद्घोषणा के रूप में हम जानते हैं। साथ ही कई जरूरी सूचनाएं देने के लिए भी इस विधा का प्रयोग करते हैं। इस विधा का प्रयोग है वो करते हैं कई जरूरी जो सूचनाएं हैं वो देने के लिए। इसलिए तो जैसे मेले, रेलवे स्टेशन आदि स्थलों पर उद्घोषणाएं की जाती है, जिसका लक्ष्य सामान्य लोगों को महत्वपूर्ण सूचना देना अथवा जागरूक करना होता है। उद्घोषणा के लिए भी उन्हीं सभी बातों को ध्यान रखने की जरूरत है जिन बातों का ध्यान मंच संचालन के समय रखा जाता है। उद्घोषणा के समय भी उन सभी बातों का ध्यान रखना होता है जो आप एक मंच संचालन के लिए ध्यान रखते हैं। उद्घोषणा की विषय वस्तु यानी कही जाने वाली बात संक्षिप्त होनी चाहिए। कही जाने वाली बात कैसी होनी चाहिए? संक्षिप्त होनी चाहिए। इसलिए भाषा का और भी अधिक ध्यान रखा जाता है। बहुत ही सधे हुए अंदाज में उद्घोषणा की जाती है। बहुत ही सधे हुए अंदाज में है वो क्या की जाती है? उद्घोषणा की जाती है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में रंगोली प्रतियोगिता है और आप ये चाहते हैं कि सभी प्रतिभागी जल्दी से मैदान में आ जाएं, तो इसकी उद्घोषणा आप कैसे करेंगे? एक उदाहरण देखिए, सभी प्रतिभागियों से अनुरोध है कि वे जल्दी से मैदान में अपना स्थान ग्रहण कर लें, जिससे आगे का कार्यक्रम समय से शुरू हो सके। उद्घोषणा में अधिक बोलने या स्पष्ट करने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं होती। आवाज में स्पष्टता, शुद्धता, मधुरता और विनम्रता होनी चाहिए। तो जो आप उद्घोषणा करते हैं उसमें यानी ज्यादा विस्तार से बोलने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आपको उस आवाज में क्या होनी चाहिए? स्पष्टता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए और विनम्रता के साथ में है वो उद्घोषणा होनी चाहिए। तो ये उद्घोषणा की कुछ खास बातें होती है जिसको प्यारे बच्चों हमने समझा। तो आज किस तरीके से सभा या मंच का संचालन किया जाता है या किस तरीके से उद्घोषणा की जाती है, इसके बारे में है वो आज हमने प्यारे बच्चों समझा, सीखा। तो उम्मीद करता हूं कि आप मंच संचालन है वो आसानी से कर पाएंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप शीशे के सामने खड़े होकर के मंच संचालन कर सकते हैं। उसमें किसी भी तो आपको उसके यानी शीशे के सामने जब खड़े हैं तो आपको मंच संचालन में उसके हाव भाव पता चलेंगे, बात करने का अंदाज है वो पता चलेगा, किस तरीके से दर्शकों को आप बांध पाएंगे, तो इनके बारे में है वो आप समझ पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।